जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला वो है क्लास 11th एग्रीकल्चर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी जो सीरीज चल रही है क्लास 11th की, डेली जो है आपको शाम को अब मिलेगी। आपको 4 बजे एक वीडियो आपको मिला करेगी, जिसमें आपका क्या होगा कि संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यानी कि आपके 11th के जो है आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एक ही वीडियो में। यानी कि यूं कहें वन शॉट में ही आप पूरा कवर करेंगे, वन शॉट में। ठीक है, तो और बात करें इसमें, तो आपकी तैयारी इससे क्या हो जाएगी, 90 प्लस वाली तैयारी बनेगी, 90 प्लस वाली, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो। वरना आपकी फिर नहीं हो पाएगी। आपको भी बताए, मैं थोड़ा मेहनत करूंगा, उससे ज्यादा आपको ही करना होगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूं और अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा सकता हूं, ताकि आपको सरल तरीके से प्रोवाइड कराऊं, ताकि आप समझ पाए। जैसे किताबों में लिखा होता है वो आप नहीं समझ पाते, लेकिन मैं इस प्रकार से आपको बताऊं, आपके लिए सरल करके बताऊं। ये मेहनत मेरी है, लेकिन उसको पढ़ना, उसको याद करना, ये मेहनत आपको है। ठीक है, और बाकी आप इसे कंटिन्यू लेते रहेंगे वीडियो की, आपका अच्छा स्कोर आने ही वाला है। ठीक है, अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आप ये वीडियो मत छोड़िएगा। ठीक है, ये वीडियो तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। अगर आप सिर्फ चाहते हैं सिर्फ हम पास हो जाए बस, तो ये वीडियो तो आप लोगों के लिए वरदान साबित होगी। जो लोग सिर्फ और यही सोचते हैं सिर्फ हमें पास होना है, ठीक है, उनके लिए तो ये वीडियो वरदान होगी। बाकी जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इससे पढ़ेंगे भी, इसे भी देखेंगे, बाद में जो मेरी अदर वीडियोस आती हैं उनको देखकर और अच्छा कर पाएंगे, और थोड़ा घर पर इस तरह भी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखो यहाँ पर देखो, मैं कुछ बच्चे कह रहे थे सर लाइव आके पढ़ाइए, मैं लाइव पढ़ना चाहता हूँ जिससे कि मैं आंसर दे पाऊँ इस वीडियो को। तो आप लोगों के लिए देखो, मुझे इतने अब संसाधन भी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, लाइव, क्योंकि उसके लिए लैपटॉप होना चाहिए, हाई स्पीड नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि वाईफाई वगैरह आपको जो है फाइबर नेट होगा वो सब कराना पड़ता है, तो काफ़ी इसमें खर्चा आता है। इतना अभी मेरे पास क्षमता नहीं है मैं खरीद पाऊँ सभी चीज़ें। ठीक है, तो बाकी मैं आपको यहाँ पर उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ के लाया हूँ जिससे आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि वह बीज का वह भाग जो भूमि के बाहर आकर प्रोह बनाता है। अब आपको मैंने यहाँ के आंसर ये सब नीचे वाले जो क्वेश्चन ढक लिए, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाकी अब इसका आंसर तुम खुद ही अपने मन में सोच लो, या फिर एक पेज रखो ऐसे ही, उसको साइड में ऐसे बना लो। आपको पता है कि डेली हमको कितने क्वेश्चन मिलते हैं, हमको मिलते हैं 20 तक बना लो। उसके आगे जो मैं यहाँ पर प्रश्न पहला लाऊं वहां पर ऐसे रखो, देख लो कि हम अपने हिसाब से आंसर जो तुम्हें लगे वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। उसके बाद जो मैं आंसर बताता हूँ मैच कर लो कि हाँ सही है या नहीं है। इस प्रकार से अपना यानी कि अपने आप को जांच सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है प्रश्न, बीज का वह भाग जो भूमि से बाहर आकर प्रवाह का निर्माण करता है। वह भाग जो भूमि से बाहर आकर प्रवाह का निर्माण करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है मूलांकुर, बी है टेगमेन, एंड सी है अक्ष, एंड डी है आपका प्रांकुर। तो इसमें राइट अंकुर जब भूमि से बाहर आता है, यानी कि जो सॉइल होती है, यहाँ पर देखो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर यहाँ पर बीज होता है, बीज जब यहाँ पर अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद ऊपर की तरफ जो निकलता है, ठीक है, ऐसे, और एक नीचे निकल जाता है ऐसे, ये होता है मूलांकुर होता है, जिससे कि हमारी जो है जड़ बनती है। क्या बनती है? जड़ बनती है, जड़। और ये प्रो होता है, प्रो होता है, जिसे प्रो होता है। ठीक है, यानी कि प्रांकुर होता है, उससे क्या हमारा बनता है, प्रो बनता है। प्रो यानी कि हमारे तने वगैरह जो भी पत्तियां वगैरह सब विकसित ऊपर होती रहती हैं। ठीक है, मूल मिस होता है जड़, उसी के लिए बोलते हैं मूलांकुर। सबसे पहले यही भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले बीज में कौन विकसित होता है, प्रांकुर या मूलांकुर? तो मूलांकुर होगा। आपको भी पता है सबसे पहले हमें कोई भी अगर घर बनाओगे तो उसके लिए क्या करोगे, पहले हम जड़ें मजबूत करेंगे घर की। क्या करेंगे? जड़ें मजबूत करेंगे, यानी कि नींव करेंगे भाई। तो वही है, हमारी जो है जड़ें पहले निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भोजन संग्रह उत्तक कहलाता है। भोजन संग्रह उत्तक कौन सा इसमें कहलाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है भूड़, बी है बीजपत्र, एंड सी है भूड़पोष, एंड डी है हाइलम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा कि निम्नलिखित में भोजन संग्रह के उत्तक कहलाता है, मतलब किसमें भोजन एकत्र रहता है? तो आपके क्या राइट आंसर बनेगा? भूड़पोष में होता है, भूड़पोष में रहेगा, या फिर हाइलम रहता है, बीजपत्रों में रहता है, किसमें आपका भोजन एकत्र रहता है? ठीक है, तो बीज पत्रों में रहता है, किसमें रहता है भोजन संग्रह उत्तक कौन सा होगा इसमें? तो आपका इसमें हो जाएगा भूड़पोष में भी भोजन एकत्र रहता है। ठीक है, कभी अब अगर ये ना होता तो हम किस पे जाते, बीज पत्रों पर जाते। ठीक है, बीज पत्रों में भी भोजन एकत्र रहता है। भूड़पोष किसमें होता है? जैसे कि आपका जो होता है क्या नारियल, जिसे इंडोस्पर्म कहते हैं। भूड़पोष को क्या बोलेंगे? स्पर्म। इसमें क्या होता है, भोजन एकत्र रहता है इंडोस्पर्म में, जो त्रिगुणित होता है। कैसा त्रिगुणित होता है भूड़पोष?
ठीक है, देखो इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, एक भूड़ पोष होता है, एक भूड़ कोष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भूड़ पोष की बात कर रहे हैं, भूड़ कोष की बात नहीं कर रहे हैं, इंडोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडोस्पर्म की, ये नारियल में होता है, अगर ये ना होता तब हम बीजपत्रों पे जाते हैं। समझ रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर भूड़पोष में जो है हमारा भोजन एकत्र रहता है, किसमें, भूड़पोष में भोजन एकत्र रहता है, और ये किसमें होता है, नारियल में होता है। ठीक है, इसीलिए पूछते हैं नारियल का खाने वाला भाग हमारा क्या होता है, तो हम क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म होता है भाई, इंडोस्पर्म होता है, यानी कि भूड़पोष होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से अधोभूमिक यानी कि हाइपोजियल मिलता है, हाइपोजियल मिलता है, ये भाई कौन सा है, हाइपोजियल क्या है, हाइपोजियल का मतलब क्या है, ये देखो हमारा जो सीड था, यहाँ पर मैंने बताया कि ऊपर जो सीड था, यहाँ इसी से बता देते हैं, यहाँ पर हमारा जो बीज बीज था, अब ये बीज कहाँ रह गया है, ये भूमि के नीचे है ना, जब यही बीज जो है ये इसी के जो प्रो आया है, इसी के साथ ऊपर आ जाता है, यहाँ पर, यहाँ ना होता है, यहाँ पर आ जाता, तब हमें इसे क्या कहते हैं, ईपीजीएल। तो हम क्या बोलते हैं, ईपीजीएल, ईपीजीएल जर्मिनेशन है, यानी कि ईपीजीएल अंकुरण है, जब बीज जो है वो बीज पत्रों के साथ बाहर आ जाता है। समझ रहे हो, वहीं पर अगर बात करें बीज जब नीचे था तो इसको बोलते हैं हाइपोजियल, हाइपो, हाइपो यानी देखो ये है सॉइल हमारी, इसके कोई नीचे है, इसके नीचे है यानी कि हाइपो, हाइपो, ईपी माने ऊपर, ईपी, ईपी। देखो अब बताओ, ई पहले आता है कि एच पहले आता है, ई पहले आता है कि एच पहले आता है, ई पहले आता ना, तो यानी कि ईपीजीएल होता है जो ऊपर रहे। समझ गए, ई पहले आता है यानी कि ईपीजीएल, यानी कि जो पहले निकल, जो पहले है, यानी कि जो हमारे बीज पत्र अगर ऊपर रहेंगे, यानी ऊपर रहेंगे, पहले मिलेंगे ना, तो ऊपर रहेंगे तो हमारा ईपीजीएल होगा, वहीं पर अगर हमारे नीचे रहेगा बीज तो हम उसको बोले हाइपोजियल। ठीक है, समझ गए, ये समझ में आ गया ना, तो यही है हमारा ईपीजीएल और हाइपोजियल। ये बीज जो होते हैं, बीज जो होते हैं, बीज पत्र जो होते हैं दोनों, वो जब बाहर आ जाते हैं, कभी कभी देखो जैसे कि आपका क्या बोले इसको, आम देखो, आम देखो, आम का जब बीज हम बो देते हैं, मतलब डाल देते हैं, उसके बाद जो छोटे छोटे जो पौधे तैयार होते हैं, उसमें देखोगे ऊपर की तरफ ऐसे उठली आपको दिखेगा, जड़ नीचे होगी, ऐसे ऊपर पेड़ होगा, ऐसे सोइल, यहाँ पर सोइल होगी। ठीक है, ऐसे भी जो पाए जाते हैं, इसमें किसमें पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं ईपीजीएल। मक्के में देखने को आपको इसमें देखने को मिलेगा, आम में, ये किसमें देखने को मिलेगा, आपको आम में देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, तो ये क्या हुआ, हमारा एपीजीएल हुआ, यानी कि जो हम ऊपर निकल आए जब हमारा बीज पत्र अंकुरण के साथ, तो उसे बोलेंगे एपीजीएल, और जब नीचे रह जाए तो हाइपोजियल। ईपी पहले आता है यानी कि जो पहले ऊपर मिले, ठीक है, यानी कि एपीजीएल यानी बीज पत्र है जो ऊपर मिलेंगे, वहीं पर हाइपोजियल यानी कि बीज पत्र नीचे रहेंगे, नीचे रहेंगे, हाइपो मतलब नीचे। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि मूंगफली में होता है ऐसा, मक्के में ऐसा होता है, या आम में होता है, तो आम को मैंने बताया है कि आम में होता है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी में हो जाएगा, उपरोक्त सभी में होता है। ठीक है, ये उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। अगर उड़द वगैरह देखो, उड़द वगैरह ना, उड़द वगैरह देखोगे तो इनमें क्या होगा, ऊपर आ जाता है, मतलब बीज भी ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अभी उड़द जो है, जब उड़द बोलते हैं, यानी कि यूँ कहें अगर जितनी भी खरीफ सीजन की होती हैं, खरीफ सीजन की जो होती हैं, उनके बीज पत्र जो है ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि ईपीजीएल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं क्या, ईपीजीएल को बोलेंगे भूमिपारिक, ईपीजीएल को बोलेंगे, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा इस पर मैं टाइम दे रहा हूँ। ईपीजीएल, ईपीजीएल जो है इसे बोलते हैं भूमिपारिक, भूमिपारिक। ठीक है, यानी कि भूमि के बाहर, भूमिपारिक यानी भूमि के बाहर आ जाए। ठीक है, तो इसे बोलेंगे, देखो जितनी भी हमारी खरीफ सीजन की होती हैं, खरीफ जो फसलें हमारी खरीफ सीजन में ज़्यादातर बोई जाती हैं, उनमें सब में कैसा होता है, भूमिपारिक होता है। ठीक है, कैसा भूमिपारिक होगा, जिसमें कि अरहर को छोड़कर, अरहर, अरहर को छोड़कर, अरहर को छोड़कर, ठीक है, अरहर को छोड़कर, ठीक, अरहर को छोड़कर, ये अपवाद है, अपवाद होता है ना कुछ, तो अरहर को छोड़कर जितनी भी खरीफ सीजन की होती हैं, उस सभी में ज़्यादातर आपका ईपीजीएल पाया जाता है। ठीक, वहीं पर अगर बात करें हम रबी सीजन में जितनी भी होती हैं, ज़्यादातर आपको रबी सीजन में जितने भी होंगे आपको कैसे मिलेंगे, आपको वो मिलेंगी अधोभूमिक। कैसी, अधोभूमिक होगा रबी फसल में, रबी जो सीजन होता है रबी सीजन में, इसमें अपवाद क्या याद रखना है, अपवाद कौन है, अपवाद जो है आपका वो राजमा है, राजमा। ठीक, ऐसे ऐसा करके आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा इस पर समय दिया हूँ आपको।
नेक्स्ट है, जब भ्रूण का विकास भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित अंड को छोड़कर अन्य किसी कोशिका से होता है। कहने का मतलब क्या है, जब भ्रूण का विकास भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित अंड कोशिका, यानी कि जो अंड कोशिका होती है उस पर उपस्थित अंड कोशिका को छोड़कर, मतलब कि जो अंड होते हैं, हम लोग जो अंडा होते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो उसको छोड़कर, समझ रहे हो ना, उसको छोड़कर, भाई जो ये हमारा आई तुम तुम्हें समझ में ये आया नहीं गा, इससे इसको तुम ऐसे समझो। देखो एक गाइनोसिस मैंने बना दिया, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर गाढ़ कोशिकाएं होती हैं, गाढ़ कोशिकाएं, यहाँ पर अंड कोशिका होती है, यहाँ पर द्विध्रुवी केंद्रक होता है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे होता है ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर तीन प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, तीन प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, पोलर सेल होती हैं, ये इतनी सेल होती हैं। अब ये अंड कोशिकाएं, जब यहाँ पर पोलन आएगा, यानी कि परागकण यहाँ पर आएगा, इससे यहाँ पर आके यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा, मतलब कि अंदर जाएगा, इसके जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर पहले गाढ़ कोशिकाएं मिलेंगी, उसके बाद इससे नहीं मिलेगा, जो पोलन कण है, तो यहाँ पर जो है देख लो, यहाँ पर क्या है, ये जो है अंडा कोशिका से न मिलकर, कहने का मतलब जब अंडा कोशिका से न मिलकर किसी और से मिलकर, इसको छोड़कर अंड कोशिका को छोड़कर, हालांकि जो नॉर्मल निषेचन होता है वो अंड कोशिका से मिलता है, जब यही अंड कोशिका से ना मिले किसी और से मिल जाए तब क्या होगा, देखो यहाँ पूछा, उपस्थित होकर छोड़कर अन्य किसी कोशिका से हो तो इसे कहते हैं, तब इसे क्या कहेंगे, यानी कि हमारा अंड कोशिका को छोड़कर किसी से भी, इससे मिल जाए या इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, किससे मिल जाए, अगर इससे मिले जाए तो आपका क्या हो जाएगा, इंडोस्पर्म बनेगा, इंडोस्पर्म भ्रूणपोष बनेगा। आपको बता चुके हैं, जब द्विध्रुवी केंद्रक से बनेगा तो अंडकोश का जो है इंडोस्पर्म बनता है। जब इसका निषेचन वाला मैं चैप्टर कराऊंगा उसमें आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसी और से, तो इसे बोलते हैं अनिषेच जनन, यानी कि अनिषेच जनन, क्या बोलेंगे, सॉरी इसमें नहीं होगा, ये पार्थेनोजेनेसिस नहीं होगा, इसका हो जाएगा अयुग्मन, यानी एपोगैमी होता है। क्या होता है, एपोगैमी, इसका मतलब होता है एपोगैमी या अपयुग्मन, जिसे अपयुग्मन कहते हैं। थोड़ा ही ज़्यादा था, मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों में। अनिषेच फलन क्या होता है, अनिषेच फलन मतलब कि बिना फर्टिलाइजर, मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा था, और जो मैंने अभी अपयुग्मन बताया उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन अनिषेच फलन में क्या होगा कि इसमें आपका निषेचन की जरूरत ही नहीं है, बिना निषेचन के ही आपका फल बनेगा। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विथआउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के ही आपका फ्रूट फल जो है वो विकसित हो जाएगा, उसी को बोलते हैं अनिषेच फलन। इसीलिए तुम देखते हो कि कोई कोई फल ऐसा होते हैं जिसमें कि फ्रूट ही, दाने बीज जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अमरूद कुछ देखोगे उसमें दाने ही नहीं होते हैं, जो आपके बीज होते हैं सीड वही नहीं होंगे इसमें, इसी को बोलते हैं अनिषेच फलन, ठीक है, पार्थेनोकार्पी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप समझ में आ गया होगा कि अनिषेच फलन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेमन उत्तक पाया जाता है, तो वेलेमन उत्तक जो है वो किसमें पाया जाता है, वायवी जड़ों में पाया जाता है, वायवी अवशोषक जड़ों में पाया जाता है, अवशोषक जड़ों में पाया जाता है, उपरोक्त सभी में पाया जाता है। तो उसमें किसमें पाया जाता है, वेलेमन उत्तक पाया जाता है, वायवी जड़ों में पाया जाता है, वायवी अवशोषक जड़ों में पाया जाता है, या अवशोषक जड़ों में पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है इसमें, तो इसमें राइट आंसर आपका बनेगा डी ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। वेलेमन उत्तक होता है ये, अगर ऐसे भी पूछा जाए किसमें पाया जाता है, जो ऑर्किड होता है, ऑर्किड में ये वेलेमन उत्तक होता है, ठीक है। ऑर्किड में एक पौधा है, ठीक है, उसकी जड़ों में ये पौधा के जो जड़ है उनमें ये सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, वेलेमन। तो ये किसमें पाया जाता है, ये आपका सभी में राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्टीवेटर का प्रमुख कार्य है, कल्टीवेटर का प्रमुख कार्य क्या है, पहला है खरपतवार नष्ट करना, बी है खेत समतल करना, एंड सी है ढेलों को तोड़ना, एंड डी है सभी। तो इसमें क्या कार्य है कल्टीवेटर का, तो खरपतवार को नष्ट करेगा ही करेगा, खेत को समतल भी करता है, ढीलों को भी फोड़ता है। तो वेरी सिंपल कॉमन क्वेश्चन है, तो आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, उच्च कार्बन इस्पात जो हाई कार्बन जो इस्पात होता है उसमें क्या हो गया आपका, तो इसमें कार्बन कितना प्रतिशत होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा, 0.6 से 0.6 से 1.5%, 0.6 से आपका हो जाएगा 1.5% जो है इसमें आपका कार्बन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 0.6 से 1.5। अब ये समझ लो ये उच्च कार्बन इस्पात है, सबसे हाईएस्ट इतना होता है, इससे कम जितने भी आपके पाएंगे उसमें सभी कम ही रहेगा, यानी कि हाईएस्ट आपका जो है 1.5 वाला ही रहेगा। नेक्स्ट वाला आपका है, यहाँ पर समझ रहे हो ना,
मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर कहीं पर आपको देखने को मिला अगर ये ऑप्शन ना हो, डायरेक्टली आपको ये दिया जाए 1.5, ठीक है, सिर्फ तो आपको यही वाला ऑप्शन चेक करना है, यानी कि यही ऑप्शन आपको सही मानना है। ठीक है, जैसे कि आपको ये मत दिया जाए, अब ऐसा दे दिया जाएगा इतने ऑप्शन 3% है, 2% है, ये इतना है, तो इसमें आप क्या करोगे, तब आपका यही वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है दाबरोधी का प्रयोग होता है किसमें, कल्टीवेटर में, हू में, डिस्क हैरो में, मिट्टी पलटने में, किसमें होता है आपका, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी में जो है आपका मिट्टी पलटने वाले जो हल होते हैं उनमें आपका प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आपका है बाघ का हैरो किसे कहते हैं, तो बाघ का हैरो टेंडम को कहते हैं, तिकोनिया को कहते हैं, खूंटीदार हैरो को कहते हैं, या फिर ऑफसेट हैरो को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑफसेट हैरो जो है इसका राइट आंसर बनेगा, जो बागों में प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि बाग में जो जुताई होती है उसके लिए लाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बाग में होती डाले जो है बहुत नीचे होती है, तो उसके नीचे पेड़ के जस्ट नीचे चलाना मुश्किल होता है नॉर्मल ट्रैक्टर को, इसीलिए इसको ऑफसेट ट्रैक्टर को प्रवोक करते हैं, जिससे कि क्या होता है उसका जो है बाहर की तरफ दोनों उसके फार जो होते हैं बाहर की तरफ लगे होते हैं, तो अंदर जाके आसानी से वो काट देते हैं मिट्टी को। नेक्स्ट आपका है हल के खींचने को प्रभावित करने को नहीं करता, यानी कौन सा है जो इसको हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करेगा, कूड़ की भूमि का प्रतिरोध प्रभावित करेगा, जाहिर सी बात करेगा। भूमि की चौड़ाई भी, मतलब कितनी चौड़ाई को हम एक साथ जोत रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी है आपका भूमि का क्षेत्रफल, इसकी ये प्रभावित नहीं करेगा। चौड़ाई भी गहराई भी करेगा, मतलब ज़्यादा गहराई में करोगे तो ज़्यादा जो है उसमें खींचाव होगा, यानी कि ज़्यादा उसमें ताकत लगानी पड़ेगी खींचने के लिए हल को। वही पर भूमि का क्षेत्रफल चाहे वो 1 बीघा हो, 4 बीघा हो, 10 बीघा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला खिंचाव के ऊपर। नेक्स्ट आपका है ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव होगा, क्या हो जाएगा, जब ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा। आपको 1-2 क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे, तो ये इसलिए ही रिपीट होते हैं ताकि आपको बार बार आपके सामने आए, वो प्रश्न आपको याद हो जाए, इसलिए मैं 1-2 क्वेश्चन रिपीट करवाता रहता हूँ, ठीक है। ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, अंतर हो जाता है या कम हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब ताप बढ़ेगा तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो जो फैला होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, मतलब किस रंग में अपवर्तनांक जो होता है कांच का सबसे अधिक होता है, हरे रंग में होता है, पीले रंग में होता है, लाल रंग में होता है, या बैंगनी रंग में होता है, तो किस रंग में सबसे अधिक होता है, तो किस रंग में सबसे अधिक होगा आपका, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा डी। डी यानी कि बैंगनी रंग में सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं चल पा रहा हूँ, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हो ना तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे काम कर पाता हूँ। जितने आप सारे के कमेंट आते हैं ना सभी लोगों के, उन कमेंटों से मुझे एनर्जी मिल जाती है और कुछ नहीं मिलता है। आप लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास लाइक करने से कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपको थंब प्रेस कर देना है, ना ही आपके पास से कुछ जाना है, ठीक है, ना ही आपके अकाउंट से कुछ पैसे कटने हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं जो जिससे आपको कोई नुकसान होता हो, ठीक है। कोई नुकसान तो आपको होता नहीं लाइक करने में, तो सिर्फ आप लोग को लाइक बटन ही तो दबाना है, दबा दीजिएगा, ठीक है। आई होप दबा ही देंगे होंगे अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए जस्ते की प्लेट पर लेप करते, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए जितना ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए जस्ते की प्लेट पर लेप करते हैं, किसका करते हैं, चांदी का, गंधक का, पारे का, निकिल का, किसका करते हैं, स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए जस्ते की प्लेट पर लेप करते हैं, किसका करते हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या बनेगा, पारे का करते हैं, किसका, पारे का प्रयोग करते हैं स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है ध्वनि, ध्वनि तरंग के लिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है, यानी ध्वनि की जो तरंग होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे कि यहाँ पर हमारा सघन है, यहाँ पर कोई सघन है, यहाँ पर आपका विरल कोई माध्यम है, विरल है, यानी कि यहाँ अगर हम कहें कि मान लो यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर द्रव है, ठीक है, द्रव है, ये ठोस है, यहाँ पर द्रव है, तो जब ध्वनि जो है वो ठोस से जाती है, उसकी जब वो द्रव में जाएगी तो उसमें मतलब कौन सा जो है एक चीज है वो नियत रहती है, वो सेम ही रहेगी, चाहे वो चाल हो, तरंग संख्या हो, या फिर आवर्ती हो, या तरंग दायरे हो, तो वो क्या होगी, तो उसका राइट आंसर आपका बनेगा आवर्ती। आवर्ती जो है हमेशा वो सेम ही रहती है, जब ठोस से किसी मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी कि ठोस से अगर द्रव में जा रही है, द्रव से ठोस में है, तो आवर्ती उसकी उतनी ही रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चाल जो है ये परिवर्तित हो जाती है, संख्या परिवर्तित हो जाती है, तरंग दायरे परिवर्तित हो जाती है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा होती है, तो आपकी ठोस में सबसे ज्यादा होती है, चाल याद रखिएगा। जो
ध्वनि जो चाल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो वो आपकी ठोस में होती है। जैसे कि जब देखे तो जो रेलगाड़ी आती है, ठीक है, जब गाड़ी आने वाली होती है उससे कहीं गुना पहले जो उसकी पटरियाँ होती है उनमें आवाज़ आने लगती है, उसके अंदर जो है कंपन होने लगता है, क्योंकि इतनी तेज उसकी आवृत्ति होती है, यानी कि उसकी चाल होती है ध्वनि की। इसीलिए इसीलिए कहते हैं ध्वनि की जो है सबसे ज़्यादा चाल होती है। आप लोग मतलब एग्जाम्पल से बताया हूँ ताकि आप समझ पाए। नेक्स्ट आपका है सामान्य अपेक्षित आर्द्रता। सामान्य अपेक्षित आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है। सामान्य अपेक्षित जो आर्द्रता होती है उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? किलोग्राम में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं, या प्रतिशत में करते हैं, या जूल में करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो प्रतिशत में किया जाता है। किसमें? प्रतिशत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का खैरा रोग। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? पोटास की कमी से होता है, जस्ते की, नाइट्रोजन की, लोहा की। किसके कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या बनेगा? धान का खैरा रोग। यह आपका जस्ता की कमी से होता है, यानी कि जिंक की। ठीक है, जिंक की कमी के कारण होता है खैरा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री पद्धति, यानी यहाँ पे लिखा है आपका श्री पद्धति। इसको इस प्रकार से लिखते हैं श्री, ठीक है, इसी को पढ़ते हैं श्री। श्री पद्धति में धान की बीज दर कितनी होती है? धान की जो बीज मात्रा रहती है वो कितनी रखी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 kg, 8 kg और 6 kg, और आपका हो जाएगा 10 kg। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 kg इसमें रखा जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर डोपांग मेथड में पूछा जाए, डेपोंग मेथड में कितना रहते हैं विधि में? डेपोंग विधि में आपका रहते हैं हम 3 से 4 kg पर मीटर स्क्वायर में इसमें रखा जाता है। इसमें जो है 12 से 14 दिन में जो है आपकी 12 से 14 दिन में जो है आपकी पौध तैयार हो जाती है। क्या? पौध तैयार हो जाती है, तैयार हो जाती है। कितने? 12 से 14 दिन में पौध तैयार हो जाती है, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग के लिए, ट्रांसप्लांटिंग समझते हो? जब मान लो एक खेत नर्सरी में, यहाँ पर नर्सरी हम बोए हैं, वहां से पौधे को उखाड़ कर हम मेन फील्ड जो होता है हमारा उसमें लगाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास में बिनौला होता है। कपास में बिनौला कितना होता है? कपास में कितने % जो है बिनौला मिलता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है 65 to 70 एंड 75 to 80 एंड 80 to 85 एंड 85 to 90। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 65 से 70% जो है बिनौला पाया जाता है। बिनौला होता है इसमें 65 से 70%, सॉरी 65 से आपका 70% जो है आपका राइट आंसर इसमें बनेगा। राइट आंसर 65 से 70% बिनौला मिलता है कपास में। नेक्स्ट आपका एशियन हाइड्रोसाइनिक एसिड, इसको नाम देते हैं, ठीक है, और इसे धूरिन कहते हैं। धूरिन, हिंदी में से धूरिन कहते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है? बाजरे में पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है, ज्वार में पाया जाता है, बरसी में पाया जाता है। एक्चुअली ये होता क्या, देखो ये क्या होता है, आपकी ज्वार जो होती है वो उसकी पत्तियों में ये बनता है। इसमें पत्तियों में ये हो जाता है जब बारिश नहीं होती है। जिस समय बारिश नहीं होती वो इसमें क्या होता है, पत्तियों में जो ज्वार होती है उसकी जो पत्तियां होती है ऐसे ऐसे, ठीक है, इन्हीं पत्तियों में ये एकत्रित रहता है। ये क्या होता है? जहरीला होता है, विषैला होता है। अगर इसीलिए कहते हैं कि ज्वार की जो फसल होती है उसको जब तक कि बारिश ना हो तब तक कि पौधों को सॉरी जो है उसको पशुओं को नहीं देना चाहिए। जो आपकी ज्वार है जब तक बारिश ना होती है तब तक उसे काट कर जो है पशुओं को नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो इसके सीजन है वो यहाँ पर जमा हो जाता है। ये विषैला होता है, अगर पशु इसे खाते हैं तो बीमार पड़ जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब बारिश के बाद ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब बारिश होती है तो ये जो विषैला पदार्थ होता है जो इसकी पत्तियों में होता है, ये क्या होता है, यहाँ से जाकर ये जड़ों में चला जाता है। कहाँ पर? जड़ों में चला जाता है। कहाँ पर? जड़ों में चला जाता है जब बारिश हो जाती है एक बार। ये ज़्यादातर आपका ज्वार, वही बात करें तो आपका जो गर्मियों में होता है ज़्यादातर जब बारिश नहीं होती है, ठीक है, उसी रेंज में आपका जो है ये जब बारिश हो जाती है तभी आपको देने का स्टार्ट कर देते हैं, जून जुलाई में, ठीक है। तो इसीलिए बारिश हो जाती है तो ये जो धूरिन होता है यहाँ पर पत्तियों में जो होता है वो एकत्र, वो क्या होता है, बारिश के कारण वो जो है नीचे चला जाता है, ठीक है, वो जड़ों में चला जाता है। इसी कारण तब जाके हम यहाँ से हार्वेस्ट करके ज्वार को पशुओं को खिला सकते हैं। तो उसका राइट आंसर आपका बन जाएगा ज्वार। एशियन किसमें पाया जाता है? जो ज्वार में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है बाजरे का जन्म स्थान है, तो आपका अफ्रीका हो जाएगा। क्या? अफ्रीका हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ट्रिक है इसकी। अजब अजब प्रेम की गजब कहानी, यानी कि अरहर, ज्वार और ये बाजरा तो आप जान ही गए हैं, ठीक है। इन सभी की जो क्या है आपका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका ही है, तो ऐसे याद रखिए। लोबिया का भी इसी का है। लोबिया तो आप लोगों में है नहीं, लेकिन बता देता हूँ, लोबिया जो है आपका, ठीक। तो ये आपके टोटल हो चुके हैं। आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।